नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास शो में जिसमें हम बात करेंगे बजट और उसको लेकर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपेक्टेशंस की, बजट और इंडस्ट्रीज की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। उसके पहले प्री बजट मीटिंग हो चुकी है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने, फिनांस मिनिस्ट्री के सामने रख दी हैं। अब देखना ये होगा कि उन मांगों पर क्या कुछ अमल लिया जाता है, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हमें बजट में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके पहले चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनबीएफसीज के सामने, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के सामने क्या चुनौतियां इस समय हैं और वो बजट से क्या कुछ बड़ी राहतों की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर महेश शुक्ला, फाउंडर पेमी। महेश जी, वेरी गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास शो में। थैंक यू सत्यम। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एक एनबीएफसीज की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि हम सबको पता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो बातें भी हो रही हैं कि एनबीएफसीज एक बिग सेक्टर की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। आने वाले 5 से 6 सालों में एनबीएफसीज के लिए एक बड़ी ट्रेजेक्ट्री, एक बड़ा पाथ तय करना बचा हुआ है। लेकिन उस पाथ के सामने कई सारे रोड़े हैं, कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। उन पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन सर, पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इंडस्ट्री की? बजट में आप क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्या कुछ घोषणाएं होने वाली हैं? देखिए, कोविड के बाद से ही एनबीएफसी सेक्टर थोड़ा पिकअप नहीं कर पाया जो पेस चाहिए। काफी स्ट्रगलिंग रहा है, एक के बाद एक थपेड़े लगते गए हैं। जी। इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियो भी अच्छा नहीं रहा है। हालांकि डिजिटाइजेशन ने एनबीएफसी को एक नया एज दिया है। बहुत कुछ ऐसा होने लगा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी जगहों पे रीच पहुंची है जहां पे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ तक लेंडिंग या फिर एनबीएफसी पहुंचेंगे। तो एनबीएफसी ने कमाल का काम किया। अगर आप पिछले 2 डेकेड की बात करें, जी। बहुत सारी एनबीएफसी आप देख भी रहे हैं, इतनी बड़ी इमर्ज हुई, मतलब वो बैंकों से भी बड़ी है। हम्म। तो जैसा हम कह रहे थे कि थोड़ा सा परेशान चल रहा है सेक्टर, कोविड के बाद से ही इसको पिकअप करने में प्रॉब्लम हुई है कि कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो हमारी सबसे ज्यादा उम्मीदें इसमें हैं कि जो पीएसएल सेक्टर है, पीएसएल में मोर एंड मोर सेक्टर को ऐड किया जाए। अभी जो कुछ गिने चुने सेक्टर है, एजुकेशन है, माइक्रो फाइनेंस है, वहां पे जैसे एक सबसे ज्यादा जो ग्रीन फाइनेंस की बात हो रही है, तो ग्रीन फाइनेंस को लिया जाए। उसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग को थोड़ा एज मिले। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे इस बजट से लेके। और जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो, अगर हमें जीएसटी में जो राहत चाहिए, जो जी। जीएसटी का 50% इनपुट मिलता है, उस पे अगर अब थोड़ा सा रिलीफ मिले तो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी चीजों में जरूर फर्क पड़ेगा। जी। एनबीएफसीज की चैलेंजेस की बात सबसे पहले ही शुरू करते हैं सर। अनसिक्योर्ड लोन्स, इसको लेके काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। एक बड़े चैलेंज की तरह इसको देखा जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं तो जो टोटल क्रेडिट ग्रोथ है उसका 25% अनसिक्योर्ड लोन्स में ही है। और इसको लेके नवंबर 2023 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी जारी की थी एनबीएफसीज के लिए। सीलिंग भी बढ़ाई थी, रिस्क सीलिंग को भी बढ़ाने की बात कही गई थी। ऐसे में इसको जो एक थ्रेट की तरह देखा जा रहा है, अभी जो बैंकिंग का एक रिपोर्ट भी आया, जो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसमें आरबीआई ने इस बात का जिक्र किया कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ऐसे में आपका क्या व्यू है अनसिक्योर्ड लोन्स पे, और एनबीएफसीज के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं? देखिए, अगर हम अपनी ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और जी। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में अनसिक्योर्ड लोन का बहुत बड़ा प्ले होता है। हम एक कंज्यूमर लेड इकोनॉमी है। हम अब लोगों को आदत पड़ गई है अच्छी लाइफस्टाइल की, अच्छे खर्चों की। जी। तो अनसिक्योर्ड लोन की जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही रहेगी। अगर हम ये कहें कि ये सबड्यूज हो जाएगी या ये डाउन हो जाएगी या फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हाँ, रही बात की जो टिकिंग टाइम बम की बात हुई है, वो एक प्रॉब्लम है कि जी। जब भी हम अंडर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो अंडर राइटिंग को बहुत स्ट्रिंजेंट किया जाना चाहिए। और हर एनबीएफसी के अपने रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। तो जब वो लेंड कर रहा है तो समझ के कर रहा है कि वो किस तरह की बुक बना रहा है, किस तरह के कस्टमर को कह रहा है। बट अगर हम ये, मतलब जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ये टिकिंग टाइम बम है, क्या इसकी ग्रोथ हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन होगी, जी। मेरा आंसर नो रहेगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह इकोनॉमी ग्रो होगी, अनसिक्योर्ड मार्केट भी उसी तरह ग्रो होगी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो। जी।
अनसिक्योर्ड लोन्स को आप चैलेंज नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, अगर अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ते हैं और एसेट क्वालिटी में गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो क्या ये आपको एक प्रॉब्लम की तरह दिख रहा है एनबीएफसीज के लिए, या आप इसे भी अग्री करेंगे कि ये भी रहेगा ही रहेगा और इंडिया ऐसे ही ग्रो नहीं करती नहीं रहेगी? नहीं। सो लेंडिंग में हमेशा देखिए, ग्रोथ दो तरह की, लेंडिंग में हमेशा गुड ग्रोथ को ग्रोथ मानना जाना चाहिए। लेंडिंग जी एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, जी। और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये हम हम्म, एक फेसबुक और एक किसी सोशल मीडिया चैनल की तरह नहीं है कि जितना ही ग्रोथ हो हमें जे स्टिक का ग्रोथ चाहिए। बड़ी हम्म, सेंसिबल ग्रोथ चाहिए। आरबीआई भी इसी के पीछे है। वो अपने स्टेटमेंट में बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरह जी से ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें हम्म, बहुत सेंसिबल ग्रोथ चाहिए। आप एक्सेस में नहीं ग्रो कर सकते। देयर जी हैज टू बी अ परसेंटेज ग्रोथ। हम्म, सो एक रिस्पॉन्सिबल अंडरराइटिंग को मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जब भी हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल अंडरराइटिंग जरूर होनी चाहिए। बम्बार्ड ना करें कस्टमर को, हम्म, और अपना एक थ्रेशोल्ड बना के चले कि वो किस तरह के कस्टमर्स को रखना चाह रहे हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में जाते हो तो हम्म, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को भी करना पड़ेगा। अगर हर कोई 750 सिबिल वाला और 8 लाख के ऊपर आईटीआर वाले को ही करता रहेगा हम्म, तो कितने कस्टमर हैं ऐसे इंडिया में? हमें न्यू टू क्रेडिट को लाना ही लाना पड़ेगा। हम्म, हमें जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हैं, जो सेक्टर बहुत चैनलाइज नहीं है, ऐसी जी जनता जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, जो बहुत आईटीआर को प्रोबेबली सीरियसली नहीं लेती है, हम्म, उनको भी कहीं ना कहीं मौका देना पड़ेगा। उनको भी फॉर्मल बोरोइंग में लाना है। तो जी कुल मिला जुला के जब भी हम अंडर राइटिंग करें तो सेंसिबल हो, बट एक परसेंटेज हम जरूर रख सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो का जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी रिस्पॉन्सिबली ग्रो कर रहे हैं। जी। एनबीएफसीज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। एक ये बात सामने आ रही है कि बजट में एनबीएफसीज और फिनटेक के कोलैबोरेटिव डेटा शेयरिंग को लेके कुछ पहल हो सकती है, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं डेटा शेयरिंग को ईजी बनाने के लिए भी। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि क्रेडिट ब्यूरो को आपके लोन की जानकारी 15 दिनों के भीतर अपडेट करनी होगी, तो ये भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा पॉलिसीज़ में भी कुछ लेवल में चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप भी अभी बात ही कर रहे हैं सर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर महेश आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है एनबीएफसीज की ग्रोथ के लिए, और क्या इस बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है? जी, उम्मीद तो पूरी है। कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट को जी लेके काफी काम हुआ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे हम्म, वो केवाईसी से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट एग्रीगेटर से रिलेटेड हो, जिससे बहुत ईज हुई है। हम हम्म, नोएडा में बैठ के अंडमान में लोन कर पाते हैं अभी, ये जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही हुआ है। हम्म, और इससे क्या होता है कि एक्विजिशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अब हम्म, आपको कोई ऐसी न्यूज नहीं मिलेगी कि अरे उस बैंक में तो आग लग गई और उसकी सारी फाइलें जल गई, जी जी कंज्यूमर का डेटा लॉस हो गया। हम्म, ऐसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं क्लाउड पे सिक्योर है, चीजें बेटर है पहले से। हम्म, और उनको मेंटेन करने का कॉस्ट भी बेटर है। पहले के हम्म, टाइम पे अगर आपको एक फाइल, अगर आपको याद हो, आई डोंट नो, मैं तो उस टाइम पे बैंकिंग करी है, कि आपको उस बैंक में जाके एक फाइल निकलवानी होती तो यू लिटरली हैव टू वेट फॉर मंथ्स। महीनों जी लगते थे और पीछे पीछे बाबू के लगे रहना पड़ता था। जी बट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके फिंगर टिप पे है, आपका डेटा आपके पास है। हम्म, दूसरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट है, जो डेटा शेयरिंग है, डेटा हम्म, शेयरिंग एक बेटर वे में हो पाती है। द मोर आई नो अबाउट द कंज्यूमर, द बेटर आई एम इन अ पोजिशन टू अंडरराइट हिम और लेंड हिम। जी तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। जो हम्म, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्रुशियल है। एक हम्म, एक बैंक स्टेटमेंट होती थी, हम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ले लेते थे। जब तक जी अंडर राइटिंग होती थी तब तक महीनों हो जाते थे, वो बैंक स्टेट 1 महीने पुरानी हो जाती थी। हम्म, वो चीजें अब बेटर हुई हैं। तो यहाँ पे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें जरूर कोई अनाउंसमेंट होगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। हम्म, थोड़ी बहुत सब्सिडी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हो सकता है मिले, कि हर एक बैंक और एनबीएफसी को थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए। हम्म। बाकी तो देखिए, लेट्स वे। और बैंक्स को लेके आरबीआई ने कुछ दिन पहले बोला भी था कि जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, 2 से 3 महीनों पहले की खबर थी कि बैंक्स को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो बैंक्स के लिए ये एक ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हम सर्वर डाउन जैसी समस्या फेस करते हैं समटाइम्स बैंक्स में। तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही टैक्स इंसेंटिव्स की भी बात हो रही है। जैसे कि जो आप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। एक तो ये, और किन किन तरीकों के टैक्स इंसेंटिव की बातचीत एनबीएफसीज कर रहे हैं, और उन्हें इससे क्या लाभ होने की एक्सपेक्टेशंस है अगर टैक्स इंसेंटिव को लेकर कुछ घोषणा होती है तो? तो टैक्स इंसेंटिव्स तो
पीएसएल में जो हम लेंडिंग कर रहे हैं, जो जी। उम्मीद है जो सेक्टर की, ये भी है कि अगर हम न्यू टू क्रेडिट को क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसका भी हमें थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। उसमें भी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलनी चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम हो जहाँ पे हम उसमें मे बी एक बैड डेट शेयरिंग या रिस्क शेयरिंग की बात कर सकते हैं। दूसरा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे खर्चे हैं, उनको या तो हमें ओवर द पीरियड किसी भी तरह की उस पर सब्सिडी मिले, उस पर जीएसटी ना चार्ज किया जाए, जी। या फिर हमें थोड़ा टाइम मिले उसको अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट करके दिखाने के लिए एज एन एसेट। तो इससे क्या होता है कि एनबीएफसीज को भी एक एक्साइटमेंट मिलेगी कि हाँ, वो मोर एंड मोर मनी दे पंप इन इनटू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल। अदरवाइज सडनली फिर वही बैंकों वाली हाल होगी कि आप अपने इंफ्रा पे फोकस करिए क्योंकि आपके कस्टमर क्यू अप हो रहे हैं। बिकॉज कंज्यूमर बेस तो बढ़ेगा, हर कोई जी। इसी होड़ में लगा है कि हमारा कंज्यूमर बेस बढ़े और हम बेटर सर्विसेज दे पाए। तो इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ हमें इंसेंटिव्स की इसमें उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जी। थोड़ा बहुत में भी हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ नए तरह का एक फंड ही लॉन्च हो जिसका एक फोकस इसी पे हो, और जिससे थोड़ा, अगर मैं ह्यूजली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मे भी मेरे लिए बोरोइंग इजी हो जाए कि भाई मेरे को एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, और इसके लिए मुझे ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू पुट आवर ओन कैपिटल, तो हमें किसी पीएसयू से या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इजीली लोन मिले अफोर्डेबल रेट पे। इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जी। एक और बड़ी अपडेट है इसको लेके, केवाईसी नॉर्म्स को लेके पॉलिसी बनाने की बातचीत चल रही है कि बजट में इजी केवाईसी नॉर्म्स होंगे, केवाईसी को डिजिटली ऑनलाइन तरीके से इजी तरीके से किया जा सके, इस पूरे प्रोसेस को इजी करने की बातचीत चल रही है। आपने भी अभी बोला कि केवाईसी के लेके पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, उस पर भी बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। कई सारे इंडस्ट्री के दिग्गजों ने भी ये बात मानी। आपका क्या व्यू है? अनसिक्योर्ड लोन्स अगर बढ़ते हैं, हालांकि आप तो उससे खुश हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स का बढ़ना ज़रूरी है बैंकिंग के लिए, लेकिन इजी केवाईसी नॉर्म्स अगर रहेंगे तो क्या ये अनसिक्योर्ड लोन्स की एसेट क्वालिटी में कोई अफेक्ट कर सकते हैं? आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, इजी करना और उन उन पैरामीटर्स को इंटैक्ट रखना, जैसे कि हम भी अंडर राइटिंग करते हैं तो हम एक भी पैरामीटर ऐसा लूज नहीं छोड़ते जो जी। कि एक बैंक नहीं देखता होगा, बट बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन हम क्विकली वो सारे पैरामीटर्स देख पाते हैं। अब हमें एक फौज नहीं चाहिए जो बैठी है, एक पूरी टीम बैंक स्टेटमेंट देख रही है, एक पूरी टीम जो है उसका ब्यूरो चेक कर रही है, ऐसा नहीं है। अब ये सारा कंसोलिडेटेड होके मुझे एक जगह मिल जा रहा है और इजीली मैं रिव्यू कर पा रहा हूँ कि हाँ, क्या क्या मुझे देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो केवाईसी नॉर्म्स को भी ईज करने से सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी, बूस्ट जी। मिलेगा डेफिनेटली। तो ईज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एलिमिनेट करिए, स्ट्रिक्टनेस या फिर रिक्वायरमेंट सेम रखिए, बट विद द यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल थिंग्स, उसको आप इजी कर दीजिए। और हो क्या रहा है कि साइलोस में चल रहे हैं काम, सी केवाईसी अलग चल रहा है, ई केवाईसी जी। अलग चल रहा है, तो इनको एक कोलेबोरेट होकर एक केवाईसी मैकेनिज्म बनाना कि दिस इज द केवाईसी मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज जी। इंडिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आधार नहीं है। तो जब आधार सबके पास है, पैन सबके पास है, तो क्यों ना इसको इजी बनाया जाए। तो मेरा जो है, इसका कोलेबोरेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास पूरी की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बट ये है कि ये साइलोज में पड़े हुए हैं, तो इनको इनका मर्जर जरूरी है। जी, तो एक इजी केवाईसी नॉर्म्स की ज़रूरत है एनबीएफसीज की ग्रोथ के लिए, एनबीएफसीज को और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है जो एनबीएफसीज की ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन निभा सकती है, वो है अनबैंक पॉपुलेशन। अगर हम देखें 2021 के आंकड़े हैं मेरे पास फ़िलहाल, और तकरीबन 19 करोड़ की आबादी है देश की जो अभी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं हुई है। आप चाह रहे हैं कि एनबीएफसीज इनको भी अपनी रीच इन तक बढ़ा सके, अनबैंक पॉपुलेशन तक जा सके, क्रेडिट एक्सेस मिल सके अनबैंक पॉपुलेशन को भी देश की। क्या व्यू है आपका इस पर, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार के बजट में अनबैंक पॉपुलेशन को लेके कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है क्रेडिट एक्सेस को लेके उनके? ठीक है, जो अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन है, ये खजाना है ये कंट्री के लिए। जी बिल्कुल। इनको, जैसा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हमें बैंकेबल बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं, ये उधार नहीं ले रहे हैं और ये ब्याज नहीं दे रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल्स में ही चल रहा है और इनको उतनी अच्छी नॉलेज है नहीं कि हाँ, बिकॉज बैंक ने जिप सिप कर दिया इनको कि बैंक में लोन तो मिलता ही नहीं है, पीएसयूज में गए हैं, ताला लगा हुआ, खटखटाया, मिला नहीं है। तो उनको थोड़ा एडवांस करके उनको इस चैनल पे लाने की जरूरत है जहां पे वो कॉन्फिडेंटली एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर पाए और एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री अपनी जनरेट कर पाए।
जिस दिन ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन बैंकेबल हो जाएगी, हम्म। हम 5 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन का सपना देखने लगेंगे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जी। और अच्छी खासी ये साइलोज में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दे आर बैंकेबल। तो ये हम लोग, जैसा मैंने एनटीसीज की बात करी, न्यू टू क्रेडिट्स की बात करी, तो ये जी। जनता वही है। अब अगर गवर्नमेंट से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा पुशबैक मिलता है कि नहीं आप इनको बैंकेबल बनाइए, और जी। किसी भी तरह का एक इंसेंटिव मिलता है हमें, चाहे वो एक अप्रिशिएशन ही हो कि हाँ हमने इतने न्यू टू क्रेडिट लोगों को बैंकेबल बनाया, अंडर बैंक को बैंकेबल बनाया, अनबैंक को बैंकेबल बनाया, एक अप्रिशिएशन भी मिलती तो वो भी बहुत काम करेगी। और मेरे को जहां तक उम्मीद है या फिर एक चाहत भी है कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि अगर आप 100 रुपए का लोन कर रहे हैं या 1000 करोड़ का कर रहे हैं, तो 1%, एक सर्टेन परसेंट आपको उसमें एनटीसीज और अंडर बैंक का भी रखना है, ताकि इसको भी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें एंड ग्रेजुअली उनको बैंकेबल बनाएं। जी, ये पूरा मामला अगर आप दर्शकों को मैं बता दूं कि तकरीबन 19 करोड़ की आबादी ऐसी है जो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ी है, लेकिन फिर भी वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जो कि अभी महेश ने भी बोला। और इसके लिए वो अभी भी ओल्ड स्कूल, वो लाला सिस्टम या जो हम पहले बोलते हैं सूद वाला सिस्टम, उस पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। उन्हें काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों से ब्याज मिलता है, मूलधन उनको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, जो एक ट्रैप भी है एक तरीके से। तो अगर वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ते हैं, क्रेडिट एक्सेस उन्हें मिलता है, तो वो सस्ती दरों पे ब्याज लोन भी ले पाएंगे और एक बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़ेंगे, जिससे उन्हें बाकी की सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन मैच मैं आपसे पूछना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस से हम देख रहे हैं कि रूरल इलाकों में गवर्नमेंट रीच कर रही है लोगों को लोन देने के लिए, और काफ़ी कुछ तक कामयाब भी हो रहे हैं। सरकार का एक दबाव लगातार ये भी बना हुआ है कि आप लोन के इंटरेस्ट रेट को घटाइए माइक्रो फाइनेंस के, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में एक प्रॉब्लम भी चल रही है, एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक जो ये पूरा माइक्रो फाइनेंस दबाव में बना हुआ है, इसको लेकर आप बजट में क्या पॉलिसी लेवल पे चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है आपकी, और क्या कुछ हम बड़ी घोषणाएं देख सकते हैं इसमें? देखिए, माइक्रो फाइनेंस को पहले से ही प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है, और माइक्रो फाइनेंस ने ग्रो भी बहुत अच्छा किया। अगर आप एक डेकेड में देखें तो जी। गलियों कूचों तक पहुंच चुके हैं, वो गांव गांव तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी रीच रही है, बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जी। भी बढ़ी हुई हैं। लेकिन वहां पे एक हमेशा से बेस लेवल की प्रॉब्लम रही है डिफॉल्ट की, क्योंकि एवरग्रीनिंग जो है और बाकी जो प्रॉब्लम्स अब उठ के आ रही हैं वो हमेशा से रही हैं उस सेक्टर में। तो थोड़ा सा पॉलिसी ईज करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब आप उस तबके को कर रहे हो जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपको ईएमआई भरने के फायदे क्या हैं, शायद एक साइकिल के बाद उनको दूसरी साइकिल में समझ आएगा। एक लोन लिया, उन्होंने डिले किया या डिफॉल्ट किया, दूसरी बार जब उनको प्रॉब्लम होगी, वहीं उनके एक क्लियर को मिल रहा होगा, बैंक लाइन लगा के दे रहा होगा, तो उनको फर्क समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है, क्यों ऑन टाइम पे करने की जरूरत है। तो जब आप इस सेक्टर को कैटर करेंगे तो थोड़े बहुत आपके डिफॉल्ट रहेंगे, और वहां पे आप फिर यू लुक अप टू गवर्नमेंट कि यार मैं तो एक सोशल कॉज कर रहा हूँ काइंड ऑफ। तो ये एक चीज रही है। आरओआई को लेके पहले वो कैप था 26% पे, उसके ऊपर नहीं कर सकते थे, बाद में गाइडलाइन आ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर सबने अपने हिसाब से उसको करना शुरू किया। जी। उस सेगमेंट में क्या है कि अवेयरनेस बहुत अच्छी नहीं है। आरओआई को अगर थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ के पकड़ा दिया गया तो वो समझ नहीं पाते कि मुझे देना कितना है या फिर मैं कितना पे कर रहा हूँ। तो क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बहुत अच्छा उनका ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम होने की बहुत जरूरत है, जहाँ पे वो भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जाके किसी से बात कर पाए। और एक जैसे हम लोक अदालत जैसी चीजें करते हैं, तो वैसे ही अगर कुछ अरेंज हो पाए कि चलो एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे ये आदमी आके अपने आम लोकल प्लेस पे कंप्लेन कर सके कि यार मेरे को ये मिला है, ये देखिए। जी। जी। और एवरग्रीनिंग तो उस सेक्टर में बंद करनी पड़ेगी हमेशा के लिए, ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने नोटिस में लिया है और काफी थॉरोली देख रही है। मुझे पूरा पूरा यकीन भी है कि वो धीरे धीरे उसको टैकल कर लेंगे। आई थिंक जो गवर्नमेंट से इस साल उम्मीद है कि इसमें थोड़ी सी सब्सिडी की जरूर मुझे उम्मीद है, कि जिससे थोड़ा सा कुछ कंपनियां जो काफी खराब पोजीशन में हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जी। माइक्रो फाइनेंस में लोन एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि जब आप एक से ज़्यादा कंपनीज से लोन लेते हो एक साथ ही, तो इंडिया के माइक्रो फाइनेंस में ये देखा जा रहा है कि लोग 3 से 4 कंपनीज से लोन ले रहे हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर महेश का व्यू था, ये आप बोल रहे थे। थैंक यू सो मच महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी वंडरफुल इंसाइट्स देने के लिए एनबीएफसीज के बारे में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ थैंक यू गुड डे।
साथ ही हम दर्शकों को भी बता दें सर कि जो भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम बजट में और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पर हम नए एपिसोड्स भी आप तक लेते रहेंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी बजट और इंडस्ट्री के अगले एपिसोड में, जिसमें हम किसी और इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उनकी बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। तब तक के लिए बिजनेस से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहें मनी 9।